Hello ambitious aspirants, good evening. I hope you are doing well and preparing well for the exam. So let's start with today's topic, renewable energy. What do you mean by renewable energy? Renewable energy वो होती है जो हम यूज करें और वो कंटिन्यूसली फिर रिप्लेनिश हो जाए, हम यूज करते जाए और वो रिप्लेनिश होती जाए. मतलब जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है उसको बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको रिप्लेनिश होने में. और रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाती है. सो रीन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड. दिस इंक्लूड्स सनलाइट, जियोथर्मल हीट, विंड, टाइड्स, वाटर एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोमास. क्या इंक्लूड होता है रीन्यूएबल एनर्जी में? सनलाइट. सनलाइट आती रहेगी, हमेशा हम यूज करते रहेंगे और सनलाइट आती रहेगी. जियोथर्मल हीट मतलब जो अर्थ से हीट मिलती है हमें. फिर विंड से जो हीट मिलती है, विंड से जो एनर्जी जनरेट होती है वो, विंड से जो टाइड से एनर्जी जनरेट होती है, फिर वाटर से जो एनर्जी जनरेट होती है, ये सारी कौन सी है? रीन्यूएबल एनर्जी. बायोमास कौन सा होता है? जो एनर्जी हमें फायरवुड से मिलती है. फायरवुड, जैसे फायरवुड एज अ फ्यूल यूज होता है ना, जो रूरल एरियाज होता है उसमें फायरवुड एज अ फ्यूल यूज करते हैं अभी भी, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो सारी कौन सी है? रीन्यूएबल एनर्जी. This energy cannot be exhausted and is constantly renewed. Exhaust नहीं होती और constantly renew होती रहती है. ठीक है. Renewable sources of energy are fairly non-polluting and considered clean. ये वैसे non-polluting होती है, कोई भी इसमें pollution नहीं होता, कोई ऐसी गैसेस नहीं निकलती जिससे pollution होता है. लेकिन एक बायोमास ऐसा है जिससे pollution होता है, जिससे इंडोर pollution होता है. कैसे? क्योंकि बायोमास होता है वो यूज करते हैं रूरल एरियाज में एज अ फ्यूल. जो फायरवुड होता है जैसे बायोमास, जो उससे एनर्जी जो हीट करते हैं उनको, जैसे एनिमल डंग है उनको, उसको जो हीट करते हैं तो उसके हीट से जो गैसेस रिलीज होती है उससे क्या होता है? इंडोर पॉल्यूशन होता है. वैसे ये सारे क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं, लेकिन एक बायोमास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसा है जो इंडोर पॉल्यूशन करता है. ठीक है. व्हाट आर द सोर्सेज? प्राइमरी सोर्स रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल जो कि रीन्यूएबल एनर्जी. सेकेंडरी सोर्स कौन सा? जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है. इट इज जनरेटेड थ्रू कन्वर्जन ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस. इससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो नॉन रीन्यूएबल. इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया कौन सी है? कितनी है यहाँ इंडिया में? अ टोटल ऑफ 6083.48 मेगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज बीन एडेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20. जो 2019-20 में कितनी एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है? 6083 मेगावाट. और जो कि हमारी इसको ऐड करने के बाद हमारी क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कितनी हो जाती है? 84.39 गीगावाट. तो इतनी एनर्जी इंस्टॉल्ड है इंडिया में. अब हम रीन्यूएबल एनर्जी डिस्कस करेंगे कि करके. फर्स्ट इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, जो कि सनलाइट से हमें जो एनर्जी मिल रही है उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो हम सनलाइट हमें मिल रही है, उससे हम दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. एक होता है फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, एक सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिससे हम डायरेक्ट सनलाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. उसमें हम सिर्फ फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं उसमें जो डायरेक्ट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और जो सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट है वो उसको हम एक मिरर सरफेस पे फोकस करवाते हैं. तो जो फोकस्ड सनलाइट है फिर उससे क्या होता है? हम लिक्विड को हीट करते हैं. उससे जो फोकस सनलाइट से हम एक लिक्विड को हीट करते हैं, जो फिर उससे जो लिक्विड हीट होता है फिर उससे जो स्टीम जनरेट होती है, जो हीटेड अप लिक्विड है उससे जो स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम को हम टरबाइन की मदद से या फिर किसी और जनरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उस स्टीम से. तो ये होती है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट वे है, हम जो सनलाइट की वजह से इनडायरेक्ट सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी हम डायरेक्ट सनलाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? जैसे इसमें क्या यूज होता है? इसमें सेमीकंडक्टर लेयर होती है. सेमीकंडक्टर इसमें बेसिकली कौन सा यूज होता है? सिलिकॉन. और सिलिकॉन में एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम होता है. सिलिकॉन यूज होता है वैसे. और इसमें क्या होता है? पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है. पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक एन टाइप नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. तो एक पी टाइप हो गया, एक एन टाइप हो गया. अब जो हम जो पीवी सेल है, एक सेल के अंदर पी टाइप एन टाइप हो गया ना, तो जो हम इस सेल को जब हम सनलाइट पे एक्सपोज करेंगे,
हम एक्सपोज कैसे करेंगे इस पीवी सेल को? जो एन टाइप है, जो नेगेटिव चार्ज है, हम उसको ऊपर रखेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है हम उसको नीचे रखेंगे। मतलब जो एन टाइप है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो पी टाइप है हम उसको नीचे रखेंगे। फिर जो एन टाइप पे जो इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी या जो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की सनलाइट गिरेगी, जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो सनलाइट गिरेगी, उस सनलाइट गिरने से क्या होगा? वो हीटअप होएगा। हीटअप होने से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज हो जाएंगे नेगेटिव से। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिमूव होके वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ये सारा करंट जनरेट हो रहा है। अगर हम उसके बीच में, इस प्रोसेस के बीच में, जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके बीच में अगर हम कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर दे उसमें पूरे सर्किट में, अगर हम जैसे उसमें कोई बल्ब कनेक्ट कर दे तो वो बल्ब जल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है? जो सनलाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ गई कैसे? कि एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप। मतलब इस सेल के अंदर फोटोवोल्टिक जो सेल होता है उसमें एक पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक होता है एन टाइप नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है। और हम नेगेटिव को एक्सपोज करेंगे, नेगेटिव साइड को एक्सपोज करेंगे हम सनलाइट में। तो सनलाइट में जब वो एक्सपोज होएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर उसमें हम कोई एक्सटर्नल लोड एक्ट कर देंगे जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ये होती है फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करंट को जब हम ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इन्वर्टर्स का यूज करके हम डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा? कंसंट्रेटेड सोलर, और जो सोलर थर्मल एनर्जी है, इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट है हम उस सनलाइट को एक मिरर्ड सरफेस पे फोकस करवाते हैं। मतलब उस सरफेस पे फोकस होगी सनलाइट को हम एक मिरर सरफेस पे फोकस करवा के फिर वो जो फोकस्ड सनलाइट है उस फोकस्ड सनलाइट को हम एक वाटर को उस लिक्विड को हीट करते हैं। लिक्विड हीट होएगा तो वो स्टीम जनरेट करेगा। तो वो जो स्टीम जनरेट करेगा उस स्टीम को हम टरबाइन की मदद से और किसी की जनरेटर की मदद से किसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये होती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक सनलाइट की रेज आ रही है, उस रेज को हम मिरर्ड सरफेस पे फोकस करवा के फिर वो फोकस्ड सनलाइट से हम वाटर को हीट कर देंगे। वाटर हीट होएगा तो स्टीम जनरेट होएगी और उस स्टीम की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये होती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। कितनी पोटेंशियल है? इंडिया हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 35 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल एनर्जी। इंडिया की कितनी पोटेंशियल है जनरेट करने की? 35 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर। किसकी मदद से? अभी जो फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो सेल्स डिस्कस किया हमने वो, और सोलर थर्मल एनर्जी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? द करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर इन ग्रिड कनेक्टेड पावर क्रॉस 28.2 गीगावाट। कितनी क्रॉस कर दी हमने? 28.2 गीगावाट। A major initiative called National Solar Mission, नेशनल सोलर मिशन भी आया है जिससे हम सनलाइट की मदद से हम जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो नेशनल सोलर मिशन। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? जो इट इज लॉन्च्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। It is a special platform for mutual cooperation among 121 solar resource rich countries lying fully or partially between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इसमें 121 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी है? जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। और ये वाली कंट्रीज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो उसके बीच में जो कंट्रीज आती है ना उसमें सनलाइट ज्यादा होती है। मतलब सनलाइट वहां पे सनलाइट ज्यादा गिरती है उन कंट्रीज पे। उससे ऊपर तो फिर जैसे पोलर की तरफ चले जाएंगे, मतलब टेम्परेट एरिया आ जाता है ना ऊपर जाके, तो वहां पे सनलाइट कम होती है। तो वहां पे हम सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, हम सोलर एनर्जी को हार्नेस नहीं कर सकते। लेकिन इनके बीच में जो कंट्रीज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां पे हम सोलर एनर्जी को यूज करके उसके मतलब हार्नेस कर सकते हैं हम सोलर एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए वो वाली सारी मेंबर कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोर्स डाउन प्राइसेस बाय ड्राइविंग डिमांड।
टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन सोलर टेक्नोलॉजीज, टू फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये सब सारा सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जिससे हम सोलर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर सकें, ये सारी इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है? ये बेसिकली एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है ये। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स कंट्रीज इन द ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर and serves as the principal platform for international cooperation, a center of excellence and a repository of policy, technology, resource and financial knowledge on renewable energy। ये क्या है? बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है उन कंट्रीज को जो कि सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, मतलब जो रीन्यूएबल एनर्जी यूज करके जो अपनी जो रीन्यूएबल एनर्जी यूज करना चाहते हैं, तो उनको ये सपोर्ट करती है ये एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कौन सी है? जैसे विंड एनर्जी क्या होता है? विंड मूव करती है, ठीक है, मूव कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है विंड के अंदर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। जब भी कोई चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ इंटू m मतलब मास, v मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो हाफ mv²। विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। Wind turbines transform the energy in the wind into mechanical power, further converting to electric power to generate electricity। विंड में क्या होता है? विंड एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम फर्दर किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, थ्रू जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू यूज ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो हम इस विंड, जो भी विंड एनर्जी, जैसे विंड जा रही है बहुत ज्यादा, बहुत तेज विंड है, ठीक है, तो हम उसको टरबाइन की मदद से, मतलब टरबाइन से वो टकराएगी तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो उसका जो रोटर है वो घूमेगा, रोटर से फिर जो हम उससे क्या होगा, फिर हम मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी वो, फिर उससे मैकेनिकल से हम जनरेटर में, जनरेटर चलेगा, ठीक है, जनरेटर चलने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे हम विंड एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड फार्म कौन कौन से? ऑनशोर विंड फार्म और ऑफशोर विंड फार्म। ऑनशोर कौन से होते हैं? जो कि लैंड पे होते हैं, जो कि हम लैंड पे बनाते हैं विंड फार्म्स, वो है ऑनशोर विंड फार्म्स। और ऑफशोर कौन से? जो कि हम पानी में बनाते हैं, जो भी हम टरबाइन जो कि हम खड़े करते हैं वो पानी में बनाते हैं, तो वो है ऑफशोर। और ऑनशोर जो कि हम लैंड पे खड़ी करते हैं ना, वो टरबाइन होती है जो बहुत हाइट पे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हाइट एक बहुत ऊंचे बनाने होते हैं हमें। ऊंचे क्यों बनाने होते हैं? क्योंकि विंड एनर्जी जो ऊपर होती है वो ज्यादा होती है, नीचे ग्राउंड पे होती है वो विंड इतनी ज्यादा नहीं होती। जो ऊपर हम जाते हैं जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में, तो विंड एनर्जी ज्यादा होगी, वहां पे थोड़े ऊपर होगी, इसीलिए। अब जो ऑनशोर है वो लेस एक्सपेंसिव है एंड इट इज इजियर टू सेटअप, और जो ऑफशोर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, और उसको क्योंकि वो पानी में हमें बनाना पड़ता है तो इसीलिए वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, उसके बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है उसको बनाने में, और उसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं क्योंकि पानी के अंदर सारा सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। लेकिन ऑनशोर है वो लेस एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए प्रेफरेबल कौन सा होता है? ऑनशोर विंड फार्म्स। वर्क कैसे करती है विंड टर्बाइंस? विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, मतलब जो वो मूव कर रही है विंड, उसको हम टरबाइन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वो टरबाइन से टकराएगी विंड, फिर टरबाइन से टकराने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, और अ जनरेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो मैकेनिकल पावर जो कन्वर्ट हुई है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी, ये विंड टर्बाइन जो काम करती है। देयर आर 3 मेन वेरिएबल्स व्हिच डिटरमाइन हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी अ टर्बाइन कैन प्रोड्यूस। कौन कौन से फैक्टर्स है? विंड स्पीड, ब्लेड रेडियस एंड एयर डेंसिटी। विंड स्पीड मतलब जो जितनी स्ट्रॉन्गर विंड होगी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
विंड टर्बाइन जनरेट्स एनर्जी एट अ स्पीड ऑफ 4 to 25 मीटर पर सेकेंड। विंड टर्बाइन कितनी एनर्जी जनरेट करती है? एट अ स्पीड ऑफ 4 to 25 मीटर पर सेकेंड। अब जो जितनी विंड स्पीड होगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी एनर्जी, क्योंकि जितनी ज्यादा जोर से वो विंड टर्बाइन को घुमाएगी विंड, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी ही एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसी एनर्जी से फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ब्लेड रेडियस जितना रेडियस ज्यादा होएगा ब्लेड का, उतनी ही एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब डबलिंग द ब्लेड रेडियस कैन रिजल्ट इन 4 times मोर पावर। जितनी मतलब अगर हम ब्लेड रेडियस को डबल कर देंगे तो उससे पावर कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 4 times इंक्रीज हो जाएगी। एयर डेंसिटी कैसे? अब जितनी एयर डेंस होगी उतनी ही वो प्रेशर डालेगी टर्बाइंस पे, तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हेवियर एयर एक्सर्ट्स मोर लिफ्ट ऑन रोटर। जो रोटर होगा ना, जो टर्बाइन का रोटर है, उस पर ज्यादा प्रेशर डालेगी जो हेवियर एयर होगी, तो उससे क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एयर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एयर डेंसिटी किसका फंक्शन है? ऑल्टीट्यूड का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। मतलब जितना हम ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, या फिर जो एयर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। मतलब जितनी, या फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे इसको? जैसे हम एयर डेंसिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंस है, कितना प्रेशर डिफरेंस है। मतलब इस बेसिस पे हम एयर डेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे क्या है कि हम जितने ऊपर ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एयर डेंसिटी हमेशा कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या कर सकते हैं? हम वहां पे जो विंड को यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विंड टर्बाइंस, वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। तो वहां पे क्या होता है? लेस प्रोडक्टिव टर्बाइंस होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे, क्योंकि वहां पे एयर डेंसिटी कम होती है। तो ये एयर डेंसिटी भी डिसाइड करती है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जितनी डेंस होगी उतनी ही पावर जनरेट होगी, ठीक है। नाउ देयर आर 2 types ऑफ विंड टर्बाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन से होते हैं? मतलब जो हैज 2 or 3 blades that spin upwind of the tower, or horizontal axis machine has its blades rotating on an axis parallel to the ground। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके जो ब्लेड्स है ये रोटेट कैसे करते हैं? पैरेलल टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड की पैरेलल रोटेट करते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस है, जो इसके ब्लेड्स है, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रोटेट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस, याद रखना, वर्टिकल परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल पैरेलल। बस ये इसमें बेसिकली कोई इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना कि कैसे क्या होता है, या वर्टिकल एक्सिस में कैसे घूमते, कैसे वो जनरेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होती है, वो वर्टिकल एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है। और वर्टिकल एक्सिस जो होती है उसकी मदद से जो उससे वो स्पीड जनरेट होती है, जो भी घूमता है वो टर्बाइन, उससे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है। मतलब जो वर्टिकल एक्सिस अगर हम टर्बाइन यूज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूज करें, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन है, उसको यूज करें, तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए बस ये कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिजाइन ज्यादा वायबल है। बस ये याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना कि कैसे क्या। पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। The wind energy potential in the country at 100 meter AGL is over 302 gigawatt. Gujarat has the maximum potential followed by Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh according to the resource map. किसमें ज्यादा पोटेंशियल है? गुजरात में ज्यादा पोटेंशियल है, फॉलोड बाय कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। विंड एनर्जी टारगेट कितना रखा होगा? 60,000 मेगावाट और 60 गीगावाट बाय 2022, 200 गीगावाट बाय 2022। National Offshore Wind Energy Policy 2015. Under this policy, the Ministry of New and Renewable Energy has been authorized as the nodal ministry for use of offshore areas within the exclusive economic zone of the country. इसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है, जो यूज करने के लिए ऑफशोर एरियाज में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं? जो कि एरियाज ऑफ द सी over which the state has the right to use that marine, या फिर उसको एक्सप्लोर करने के लिए, यूज करने के लिए, जहां पे स्टेट का राइट होता है।
जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं, जहां पे भी स्टेट का राइट होता है वहां पे जो मैरीन रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर एनर्जी हार्नेस करने के लिए, विंड या फिर वाटर एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो भी उसको उसका राइट होता है उस जोन के अंदर। तो उस जोन के अंदर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है, ठीक है। एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज बीन ऑथराइज्ड एज अ नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी इन द कंट्री। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी उसको क्या बनाया गया, नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर, मतलब वहां पे डेवलप करने के लिए विंड एनर्जी ऑफशोर डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल विंड एनर्जी मिशन। ये प्रपोज्ड है, इसमें क्या है कि इसका टारगेट क्या है, मतलब इट अचीविंग द टारगेट्स ऑफ 12th प्लान एंड एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी एज सेट अंडर NAPCC। NAPCC क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग द इश्यूज एंड चैलेंजेस विच द विंड सेक्टर इज फेस्ड विद सच एज प्रिसाइज रिसोर्स। मतलब क्या टारगेट है कि इश्यूज कौन से विंड सेक्टर में, ये देखने के लिए, मतलब जो विंड एनर्जी मिशन है इसमें कि व्हाट आर द चैलेंजेस द विंड सेक्टर इज फेसिंग, सच एज द प्रिसाइज रिसोर्स असेसमेंट, इफेक्टिव ग्रिड इंटीग्रेशन, improvement in technology and manufacturing base to maintain its comparative advantage in the wind sector। ठीक है, ये सारा इसका जो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है और इसका ये टारगेट है नेशनल विंड एनर्जी मिशन का। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। वाटर मतलब जो हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, which is then used to turn the turbine, thereby converting the kinetic energy of water into mechanical energy to drive the generator। हाइड्रो पावर में क्या होता है कि वाटर को हम हाई लेवल से लो लेवल पे ऐसे गिरा देते हैं, मतलब पानी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो टरबाइन, उस टरबाइन पे गिराएंगे तो वो टरबाइन घूमेगी, रोटर, उसका टरबाइन का रोटर घूमेगा, रोटर से क्या होगा, फिर हम उस एनर्जी जो टरबाइन घूम रहा है उससे हम जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें भी सेम है विंड की तरह कि काइनेटिक एनर्जी है वाटर की। काइनेटिक एनर्जी मतलब पानी मूव कर रहा है ना ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब हाई लेवल से नीचे तक हम जब उसको गिरा रहे हैं तो उसमें वो काइनेटिक एनर्जी आ गई वाटर में। तो उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने कैसे, टरबाइन के ऊपर गिरा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे सेम विंड में वैसे इसमें सेम वाटर में है, बस वाटर को हम ऊपर से लेके नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं टरबाइन पे, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन कौन से हैं। Impoundment facility, typically a large hydropower system, uses a dam to store river water in a reservoir. Water released from the reservoir flows through a turbine, spinning it, which in turn activates a generator to produce electricity. Impoundment कौन सी है कि इसमें क्या होता है, impoundment में हम डैम बना देते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, ठीक है। डैम बना दिए वाटर स्टोर करने के लिए, तो उसमें जिसमें वाटर स्टोर हुआ है उस वाटर जो स्टोरेज वाटर है उसको हम यूज करके फिर टरबाइन के ऊपर गिराएंगे उस पानी को, टरबाइन स्पिन करेगी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बस इम्पाउंडमेंट में क्या है कि हमने वाटर स्टोर कर लिया डैम बना के, डैम यूज हुआ इसमें। डाइवर्जन में क्या होता है, डाइवर्जन में डैम बनाने की जरूरत नहीं है। डाइवर्जन में हम सीधा जो रन ऑफ रिवर वाटर है उसको हम इस तरह चैनल कर देंगे कि वो टरबाइन जो उससे वो जो वाटर है वो टरबाइन पे गिरेगा और टरबाइन उससे स्पिन होगी, घूमेगी टरबाइन, और फिर क्या होगा, उससे वो जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें डैम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा रन ऑफ रिवर वाटर की जो रन ऑफ फैसिलिटी है रिवर वाली उसको यूज करके। अ डाइवर्जन समटाइम्स कॉल्ड रन ऑफ रिवर फैसिलिटी channels a portion of a river through canal और पेनस्टोक एंड देन टू फ्लो थ्रू अ टरबाइन। जो भी रन ऑफ रिवर है उसको हम फ्लो किससे करवाते हैं, टरबाइन पे फ्लो करवाते हैं। फिर टरबाइन घूमेगा तो उससे फिर क्या होगा, जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बस ये है कि इम्पाउंडमेंट में हम डैम बना देते हैं रिवर स्टोर करने के लिए, और डाइवर्जन में हमें डैम बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रिवर जो रन ऑफ रिवर है उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। पंप स्टोरेज क्या होता है, पंप स्टोरेज में हम क्या करते हैं, हम पहले ही जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है हमने पहले, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की मदद से हम क्या करते हैं, जो लोअर रिजर्वोयर में जो पानी इकट्ठा किया हम वो लोअर रिजर्वोयर से जो पानी को ऊपर अपर रिजर्वोयर में पंप कर देते हैं, ठीक है।
लोअर रिजर्वॉयर से अपर रिजर्वॉयर में जब हमने पानी को पंप कर दिया इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो फिर जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जब बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, जो हमने नीचे वाले रिजर्वॉयर से जो ऊपर वाले रिजर्वॉयर में हमने पानी जो ट्रांसफर किया था, हम उस पानी को दोबारा नीचे वाले रिजर्वॉयर में रिलीज करेंगे, और रिलीज ऐसे करेंगे कि वो टरबाइन पे टकराए और फिर टरबाइन घूमे और उससे जनरेटर की मदद से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। बस ये इसमें ये पंप स्टोरेज में ये है कि हम पानी को नीचे से लेके ऊपर स्टोर कर देते हैं, पंप कर देते हैं वाटर को नीचे से लेके ऊपर तक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और फिर जब हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है तो फिर उस पानी को हम दोबारा नीचे रिजर्वॉयर में ला देते हैं और फिर उससे टरबाइन घूम जाती है। टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। अब स्मॉल हाइड्रो पावर कौन से होते हैं? इट इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 25 मेगावाट। मतलब कोई भी ऐसे पावर प्रोजेक्ट है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, लेस देन 25 मेगावाट। इंडिया एंड चाइना आर द मेजर प्लेयर्स ऑफ दी स्मॉल हाइड्रो पावर। मतलब इंडिया और चाइना में ज्यादा है ये स्मॉल हाइड्रो पावर, होल्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। अब स्मॉल हाइड्रो पावर किस लिए वो होते हैं? क्योंकि एक तो इनमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं होते इनमें, क्योंकि इनमें हमें डैम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें मतलब डैम क्रिएट होगा तो वहां पे वेजिटेशन भी कट होगी सारी, तो डैम्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोगों की लैंड है हमें वो यूज करनी होती है, तो इस पे लोगों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें हम डैम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कोई इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं होगा इसके। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इसकी? द क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अमाउंट टू 3726 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी। मतलब हम ओशन में एनर्जी है, मतलब ओशन थर्मल मतलब जो ओशन के अंदर हीट है, उस हीट की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर उस एनर्जी को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द ओशन एंड सीज। मतलब ओशन और सीज में सोलर एनर्जी होती है क्योंकि सन रेज पड़ती है उनपे, तो सनलाइट से वो वाटर हीट होता है, तो उनके अंदर हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी तो होती है। ठीक है, तो उस थर्मल एनर्जी को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए? कैसे होता है? इट यूजेस द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 1000 मीटर टू ऑपरेट अ हीट इंजन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर। थर्मोक्लाइन होता है, जैसे थर्मोक्लाइन कौन सा होता है? ट्रांजिशन बिटवीन डीप वाटर एंड सरफेस वाटर। मतलब पानी में एक जोन होता है थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन से ऊपर होता है सरफेस वाटर, और मतलब उससे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है थर्मोक्लाइन के जोन से। मतलब उससे नीचे जाएंगे तो पानी ठंडा होगा और उससे ऊपर होंगे पानी गर्म होएगा, क्योंकि नीचे ज्यादा सोलर रेडिएशन नहीं पड़ती और ऊपर सर्फेस पे सोलर रेडिएशन होती है, तो ऊपर सोलर रेडिएशन होगी तो ऊपर वाला पानी गर्म होएगा और नीचे वाला पानी ठंडा होएगा। तो हम वो किस डेप्थ तक होएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन। तो उस तक हम देखेंगे कि कहां तक ये पानी गर्म है और कहां तक हम उस हीट को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? हीट इंजन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो कहां तक होगी कि हमें थर्मोक्लाइन तक देखना पड़ेगा, कितने वाटर का क्या थर्मोक्लाइन जोन है, उससे हम ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वेव एनर्जी कौन सी होती है? वेव रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ द विंड विद द सरफेस ऑफ द सी। वेव्स एनर्जी जो विंड इंटरैक्ट करती है सी से, मतलब विंड आ रही है और उससे सी को इंटरैक्ट की, तो उससे जो एनर्जी जनरेट हुई वो कौन सी है? वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी कौन सी है? Energy can be extracted from tides by creating a reservoir or basin behind a barrage and then passing tidal waters through turbines in a barrage to generate electricity. जो टाइडल एनर्जी कैसे हार्नेस कर सकते हैं हम? जो रिजर्वॉयर क्रिएट करके, और फिर जो टाइडल वाटर्स है, जो टाइड्स आ रही है, उस टाइड्स को हम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उस जो टाइडल वाटर्स है उसको हम टरबाइन में पास करा के और फिर हम उससे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे टाइडल एनर्जी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज बायोमास। बायोमास इज अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डिराइव फ्रॉम द कार्बोनेशियस वेस्ट। कार्बोनेशियस वेस्ट कौन सा होता है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। बायोमास हमेशा ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। जो भी ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज है, जो वेस्ट है, उनसे जो वेस्ट आया, ऑर्गेनिक वेस्ट आया, उस ऑर्गेनिक वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये कौन कौन सी वजह से, टिम्बर इंडस्ट्री से कोई वेस्ट आ गया, या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप से, या फिर ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स, या फिर रेजिड्यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऐसे इन सब से जो भी वेस्ट है उसको यूज करके हम जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नाउ बर्निंग बायोमास रिलीजेस अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो बायोमास को अगर हम बर्न करते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जितनी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने में रिलीज, मतलब जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे जितनी उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बायोमास को बर्न करेंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बायोमास भी रिलीज करेगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स। Now, however, fossil fuels release carbon dioxide captured by photosynthesis over its formative years। मतलब fossil fuel वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो उन्होंने कैप्चर किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। Now, biomass on the other hand releases carbon dioxide that is largely balanced by the carbon dioxide captured in its own growth। बायोमास कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो उन्होंने ली है, मतलब जो उन्होंने कैप्चर की है वही उतनी जितनी वो कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि वो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाते हैं ऐसे कि मतलब जितनी उन्होंने ली उतनी ही उन्होंने रिलीज कर दी, जितनी कार्बन बायोमास लेता है उतनी ही वो रिलीज कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। बायोमास को हम बहुत सारे प्रोसेस से हार्नेस कर सकते हैं, जैसे हम इसको बर्न करके, जैसे होता है ना कि बायोमास को हम बर्न करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन बहुत फेमस प्रोसेस है इसमें बायोमास में, जैसे हम इनको जला देते हैं और जो इससे हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है ये। बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस वेयर बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in an anaerobic environment decomposes a biodegradable matter producing methane rich biogas and effluent। बायोमिथेनेशन में क्या होता है कि जब भी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना बायोमास में, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करते हैं तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। एनारोबिक मतलब जिनको एयर नहीं चाहिए होती, और एनारोबिक एनवायरनमेंट में, मतलब उस एनवायरनमेंट में जहां पे वो डीकम्पोज कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, वहां पे भी एयर की नीड नहीं है, ठीक है। और वो क्या बायोमिथेनेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए बायोमिथेनेशन। प्रोड्यूस मीथेन रिच बायोगैस एंड एफ्लुएंट। 3 फंक्शन कौन से होते हैं इसमें, कौन से टेक प्लेस, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर प्रोड्यूस होता है, एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड, और मिथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन। अब नेक्स्ट इज कंबशन और इंसिनरेशन। कंबशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वेस्ट इज डायरेक्टली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एट हाई टेम्परेचर्स लिबरेटिंग हीट एनर्जी, इनर्ट गैसेस एंड एश। Combustion results in transfer of 65 to 80% of heat content of the organic matter to hot air, steam and hot water. The steam generated in turn can be used in steam turbines to generate power. Combustion में वही सेम है कि जब हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम बर्न करते हैं एक्सेस एयर में, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, मतलब बहुत ज्यादा एयर है वहां पे, एक्सेस एयर है, एक्सेस ऑक्सीजन है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। फिर जब हम उसको बर्न किया तो उससे क्या होता है, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी। जब हम उसको बर्न करेंगे तो जो हीट है, हीट कंटेंट को हम पानी या उस हीट कंटेंट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उससे हम पानी गर्म कर सकते हैं, फिर स्टीम जनरेट कर सकते हैं उस हीट से। उस हीट से जो स्टीम जनरेट हुई है, उस स्टीम जनरेट से हम स्टीम टरबाइंस को, उसको हम स्टीम को स्टीम टरबाइन से यूज करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं। मतलब स्टीम टरबाइन, वो जो पावर, जो हीट जनरेट हुई है, ठीक है, उस हीट को हम पानी गर्म करके, उस हीट से पानी गर्म हुआ तो स्टीम जनरेट होगी। स्टीम को हम टरबाइन से टकरा के, मतलब स्टीम को हम इस तरह लेके जाएंगे कि वो टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन मूव करेगी और रोटर मूव करेगा, ठीक है। तो टरबाइन जब मूव होगी तो फिर जनरेटर की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर पायरोलिसिस कौन सा प्रोसेस होता है, it is a process of chemical decomposition of organic matter brought about by heat. In this process, the organic material is heated in the absence of air until the molecules thermally break down to become a gas comprising smaller molecules. Gasification can also take place as a result of partial combustion of organic matter in the presence of restricted quantity of oxygen or air. The gas so produced is known as producer gas. पायरोलिसिस भी सेम है, बस पायरोलिसिस में क्या होता है, इट इज जो ये जिसको बर्न करते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर को, उस ऑर्गेनिक मैटर को हम एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं, मतलब एयर नहीं होती वहां पे,
और एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं, बस फिर उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो भी हीट या जो भी गैस प्रोड्यूस होती है, उसको हम टरबाइन की मदद से हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। गैसिफिकेशन भी कैसे होती है, कैन ऑल्सो टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल कंबशन। पार्शियल कंबशन होता है मतलब उसमें भी गैस होती है पर कम गैस होती है, जैसे कंबशन में तो एक्सेस एयर होती है, ठीक है। और गैसिफिकेशन में रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ एयर होती है, जैसे कंबशन में एक्सेस एयर होती है, गैसिफिकेशन में रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ एयर होती है। और पायरोलिसिस तो एनारोबिक कंडीशंस में ही हो सकता है, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी वही सेम प्रोसेस होगा, जो हीट जनरेट होगी फिर उसको हम या फिर पानी की मदद से या स्टीम जनरेट कर सकते हैं, फिर उस स्टीम जनरेट करने से हम टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोजनरेशन। कोजनरेशन इज प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल। एक फ्यूल से जब हम दो टाइप्स की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोजनरेशन। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी हीट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए। एंड दी अदर में बी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है और मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन एक जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो तो हीट होनी ही होनी चाहिए। फिर जो दूसरी हो सकती है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी। इन अ कन्वेंशनल पावर प्लांट फ्यूल इज बर्न्ड इन अ बॉयलर टू जनरेट हाई प्रेशर स्टीम। कन्वेंशनल पावर प्लांट में क्या होता है, जो फ्यूल को हम बर्न करते हैं बॉयलर में, उससे क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। जैसे हम फ्यूल को बर्न करेंगे, कन्वेंशनल पावर प्लांट कौन से होते हैं, जो कोल और ये पावर प्लांट होते हैं, कोल जो यूज करते हैं जिसमें, तो उसमें क्या होता है, फ्यूल को हम बर्न करेंगे बॉयलर में, तो उससे क्या होगा, बर्न करने के बाद हाई प्रेशर स्टीम होगी। तो उस स्टीम को हम क्या करेंगे, उस स्टीम की मदद से हम टरबाइन को घुमाएंगे। इट इज यूज टू ड्राइव अ टरबाइन, जो हाई प्रेशर स्टीम है, विच इन टर्न ड्राइव्स एन ऑल्टरनेटर थ्रू अ स्टीम टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। फिर वो टरबाइन घूमेगी, उसकी मदद से क्या होगा, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट हुई, हाई प्रेशर स्टीम को जनरेट किससे क्या होगा, हाई प्रेशर स्टीम को हम की मदद से हम टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन घूमने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ जनरेटर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। नाउ द एग्जॉस्ट स्टीम इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर व्हिच गोज बैक टू द बॉयलर। अब जो कि ये तो है हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है, एक है हाई प्रेशर स्टीम, लेकिन एक जो कि टरबाइन को मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन एक लो प्रेशर स्टीम भी जनरेट होगी वहां पे। ऐसा तो नहीं है ना कि सारी हाई प्रेशर स्टीम है, जो सारी स्टीम ही टरबाइन को घुमाने में या मूव करने में मदद करेगी। कुछ लो प्रेशर स्टीम भी होगी जो कि टरबाइन से सीधा चली जाएगी, जो कि टरबाइन को टकराएगी भी नहीं, टरबाइन पे उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा उस लो प्रेशर स्टीम का, ठीक है। तो वो जो लो प्रेशर स्टीम है उसको वैसे जनरली क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं, तो उसमें जो हीट एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है कंडेंस करने के बाद, वो और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक टू द बॉयलर। वो बॉयलर में वापस चल जाती है। लेकिन अब हम इसमें कोजनरेशन जो पावर प्लांट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ये लो प्रेशर स्टीम है, मतलब जो कि टरबाइन जिसकी मदद से टरबाइन घूम ही नहीं रहा और जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जिसका हम हीट एनर्जी को कंडेंस करके वाटर में यूज कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अब कंडेंस ना करके, उस लो प्रेशर स्टीम को हम कंडेंस ना करके किसी और चीज में यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज और हाउसेज, या किसी भी फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं उस हाई प्रेशर स्टीम को, या फिर जिसमें हाउसेज में यूज कर सकते हैं उस जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उस हीट को किसी भी फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं जहां पे हीट एनर्जी की मतलब जरूरत है, और किसी हाउस में यूज कर सकते हैं कि जो आसपास जो भी हाउस है, ठीक है। तो ऐसे ये एक फॉर्म से हम दूसरे में यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक जगह हीट प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हम उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस कोजनरेशन कैन मीट बोथ पावर एंड हीट नीड्स, इट हैज अदर एडवांटेजेस एज वेल। मतलब क्योंकि पावर और हीट नीड्स कैसे कि पावर जनरेट, मतलब पावर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होगी, हमने पहले हाई प्रेशर स्टीम को यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर दी। अब हीट नीड्स कैसे ये पूरी कर रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर स्टीम है उसकी मदद से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो लो प्रेशर स्टीम है, उसमें जो हीट है उस हीट को यूज कर किसी और चीज में यूज कर सकते हैं हम, किसी भी और चीज में, जैसे किसी और फैक्ट्रीज में, किसी और हाउसेज में। तो दो चीजें हो रही है ना कोजनरेशन से, पावर नीड्स भी हमारी पूरी हो रही है और हीट नीड्स भी, ठीक है। It has other advantages as well in the form of significant cost savings for the plant and reduction in emission of pollutants due to reduced fuel consumption. Even at conservative estimates, the potential of power generation from cogeneration in India is more than 20,000 megawatt. क्या होता है कि इसकी और भी बहुत एडवांटेजेस है। एक तो होती है कि पावर नीड्स हमारी पूरी हो रही है, हीट नीड्स हमारी पूरी हो रही है, लेकिन और क्या एडवांटेजेस है इसकी
कि इससे कोस्ट सेविंग्स भी हो रही है, मतलब जो प्लांट लगाने में हमारी जो कोस्ट होती है उससे सेविंग्स होती है, और ये जो पॉल्यूटेंट्स होती है, पॉल्यूटेंट्स भी ये इतने एमिट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम है, तो इसलिए यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स भी कम है। तो ये इसके एडवांटेजेस है को जनरेशन प्लांट के। पोटेंशियल इन इंडिया कितने, बायोमास एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट important sources of energy, forming 32% of the total primary energy usage in the country, with more than 70% of the Indian population dependent on it for its energy needs. It is the most important, जो biomass energy, it is the most important sources of energy, which forms the 32% of the total primary energy usage. कितनी यूज हो रही है? 32%, मतलब कितनी एनर्जी, कितनी बायोमास एनर्जी यूज कर रहे हैं हम? 32%, और 70% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस बायोमास एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। In addition, about 5,000 megawatt additional power could be generated through gas-based cogeneration in the country's 550 sugar mills. Addition कैसे यूज करते हैं? Additional 5,000 megawatt हम यूज कर सकते हैं through gas-based cogeneration in the country's 550 sugar mills में यूज कर सकते हैं हम इस cogeneration को। cogeneration टेक्नोलॉजी कहाँ पे? sugar mills में यूज हो सकती है, मतलब एक ही फ्यूल से हम दो एनर्जी, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली ओवर 300 बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग 3700 मेगावाट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द कंट्री फॉर फीडिंग पावर टू द ग्रिड। कितनी है इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? 3700 मेगावाट। ऑल्सो 30 बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग अबाउट 350 मेगावाट आर अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो 30 बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स है अलग अलग, वो अभी अंडर स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। कितनी है उनकी? 350 मेगावाट। द गवर्नमेंट प्लान्स टू मीट 20% ऑफ द कंट्रीज डीजल रिक्वायरमेंट्स बाय 2020 यूजिंग बायोडीजल। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कि 20% जो कंट्री की डीजल रिक्वायरमेंट्स है वो बायोडीजल से यूज हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ठीक है। सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मतलब जो फाइनेंस की जरूरत है इनको बनाने में या फिर जो प्लांट लगाने में, वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कौन? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है। जो भी बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में उनको ये सारा फाइनेंशियल इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट इज वेस्ट टू एनर्जी, मतलब वेस्ट को यूज करके हम एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब वेस्ट से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी हैज द पोटेंशियल टू डाइवर्ट वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड जनरेट क्लीन पावर विदाउट द एमिशन ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज। This significantly reduces the volume of waste that needs to be disposed of and can generate power. Pyrolysis and gasification are emerging technologies apart from the common incineration and biomethanation. मतलब क्या होता है इसमें? जो लैंडफिल्स में जो वेस्ट है, हम लैंडफिल्स में जो डंप कर देते हैं वेस्ट, उस वेस्ट को हम अगर हम डाइवर्ट कर दें और उसको हम जनरेट करें, एनर्जी जनरेट करें उसको, मतलब उसको या तो फिर जला के जनरेट कर सकते, जैसे होता है कंबशन का प्रोसेस यूज करके, या फिर पायरोलिसिस का प्रोसेस यूज कर सके। मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया ना सारे प्रोसेसेस, जो ये पायरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है, बायोमिथेनेशन है या इंसिनरेशन है, इन प्रोसेस को यूज करके हम जो वेस्ट है उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? क्लीन पावर जनरेट होगी विदाउट द एमिशन ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है वेस्ट टू एनर्जी जनरेट, मतलब कितना पोटेंशियल है, कितनी जनरेट हो रही है? There is an estimated potential of about 225 megawatt from all sewage and about 1460 megawatt from municipal solid waste in India, totaling of around 1700 megawatt of power. कितनी है टोटल? 1700 megawatt. Now, Ministry of New and Renewable Energy is actively promoting the generation of energy from waste by providing incentives and subsidies on projects. अब जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, जो भी ये प्रोजेक्ट्स लगाएगा, जो भी जनरेट करेगा वेस्ट से एनर्जी को, तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। इंसेंटिव्स क्या होंगे? जैसे कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव, उनको फाइनेंशियली बैकअप कर दिया, मतलब पैसे दे दिए, पैसे का प्रोवाइड कर दिया, तो इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा, तो जो पावर मतलब प्लांट्स लगाएंगे ऐसे कि कंबशन करेंगे वेस्ट की, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ऐसे, ठीक है। अब इसमें मेजर कंस्ट्रेंट्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्या कि चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस मतलब कि तो ये न्यू कंसेप्ट है हमारे, ठीक है। तो न्यू कंसेप्ट है, जो इसकी टेक्नोलॉजीज है इसको कन्वर्ट करने में, तो वो टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। फिर इसको जो प्रोड्यूस करने के लिए इसको हाई कॉस्ट चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है,
क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट करनी होती है, तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो और क्या, इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, जैसे हम वेस्ट को अगर हम जलाएंगे तो उसको पहले सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसे करके सेग्रीगेशन भी तो होगी ना, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, ऐसे करके सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा। लेकिन कोई सेग्रीगेशन है नहीं इतनी, मतलब इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन है। तो उस इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन की वजह से ये कंस्ट्रेंट है कि हम वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने में हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट, कि मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है मतलब जो सपोर्ट कर सके इस वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन को, तो ऐसी लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट की वजह से भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, जो कि अर्थ की हीट से हम एनर्जी जनरेट करें, ठीक है। अर्थ में जो हीट होती है, अर्थ में जैसे होती है ना हीट होती है, हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो बिल्कुल कोर में इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो वो हीट होती है, उस हीट को यूज करके हम या एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। नाउ हाउ इज इट कैप्चर्ड? द मोस्ट कॉमन करंट way of capturing the energy from geothermal sources is to tap into naturally occurring hydrothermal convection systems. आपने देखा होगा ना कौन से एग्जांपल्स होते हैं जैसे जियोथर्मल एनर्जी के, जैसे स्प्रिंग वाटर्स होते हैं, जैसे कहीं गर्म पानी होता है, ऑलरेडी गर्म पानी आ रहा है सरफेस में, मतलब तो ऑलरेडी गर्म पानी वो कहां से आ रहा है, वो नीचे से गर्म होकर आ रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, वो जियोथर्मल हीट है, तो वो जियोथर्मल हीट है, इसलिए वो ऑलरेडी गर्म पानी है सरफेस पे, जो नीचे से सरफेस से जो आ रहा है वो ऑलरेडी गर्म पानी इसलिए क्योंकि वहां पे जियोथर्मल हीट है, ठीक है। Where cooler water seeps into the Earth's crust is heated up and then rises to the surface. हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं इसको, कि हम जो ठंडा पानी है उस ठंडे पानी को हम नीचे भेज दें, ठीक है, नीचे भेज दें बिल्कुल क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट से हम क्या करें, नीचे उस अर्थ क्रस्ट से हम पानी को नीचे भेज दें कोर में, मतलब बिल्कुल नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे भेज दें हम पानी को, और उस पानी को वो पानी को वो नीचे जाएगा तो वो हीटअप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस पानी गर्म को फिर हम दोबारा सरफेस पे ले आए वापस, तो वो हीटेड वाटर होगा, उस हीटेड वाटर को फिर उस हीटेड वाटर से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम होगी उस पानी में, उस स्टीम से क्या है फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इससे ऐसे हम जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या है इसमें, इंडिया हैज द पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग अराउंड 10,600 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम जियोथर्मल सोर्सेज। कितनी पोटेंशियल है, 10,600 मेगावाट पावर जनरेट कर सकते हैं हम जियोथर्मल सोर्सेज को यूज करके। Recent developments क्या है, in 2013 India's first geothermal power plant was announced to be set up in Chhattisgarh. The plant would be set up at Tatapani in Balram district. ये सारे इसके डेवलपमेंट्स हैं। चैलेंजेस क्या है इसके, चैलेंजेस यही है कि हाई जनरेशन कॉस्ट, मतलब इसको जनरेट करने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर ड्रिल करने के लिए, मतलब जैसे हम पानी नीचे भेजेंगे तो उसको जो अर्थ क्रस्ट है उसको ड्रिल भी तो करना पड़ेगा ना, कि पानी नीचे भेजने के लिए, तो जो ड्रिलिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये चैलेंजेस है इसके, कि हम इसको मतलब इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे यूज करने में, तो ऐसे हम इसको यूज नहीं कर पा रहे जियोथर्मल एनर्जी को, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी। फिर ट्रांसमिशन बैरियर की, जैसे जहां पे हमें पता चल गया कि चलो यहाँ पे नीचे जाके हमें बहुत ज्यादा जियोथर्मल हीट है और यहाँ पे हम पानी भेजेंगे और यहाँ से हम पानी ऊपर लाएंगे, लेकिन वहां पे अगर उसके आसपास हम वो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट ही नहीं किया, फिर ऐसा रिजर्वॉयर हमने क्रिएट ही नहीं किया जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, तो अगर वो बहुत ज्यादा दूर है उस साइट से, जहां पे इस साइट पे हम जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं, उस साइट से वो जो जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो साइट बहुत दूर है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसमिशन बैरियर आ जाएगा, तो फिर वो जो स्टीम जनरेट हुई है, वो स्टीम जनरेट हुई है तो वो लॉस्ट हो जाएगी अगर हम इतनी दूर तक पानी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए ये है कि ट्रांसमिशन बैरियर है इसमें, ठीक है। नो एक्सेसिबिलिटी है कि सम एरियाज मे हैव सफिशिएंट हॉट रॉक्स टू सप्लाई hot water to a power station, but many of these areas are located in harsh area or high up mountains. एक्सेसिबिलिटी मतलब कि ये जो एरिया है, किसी जैसे हम जियोथर्मल हीट जहां से हार्नेस कर रहे हैं वो कहीं कहीं ऐसी एरियाज में लाई करते हैं जहाँ की कोई बहुत ज्यादा माउंटेन्स में, अब जाके फिर हार्श एरियाज में जहां पे हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक्सेसिबिलिटी इशू है। एग्जीक्यूशन चैलेंजेस क्या है कि हार्मफुल रेडियो एक्टिव गैसेज कैन एस्केप फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। जैसे अगर हम वो ड्रिल करेंगे अर्थ क्रस्ट को, ठीक है, ड्रिल करने के बाद जैसे मान लो वहां पे रेडियो एक्टिव गैसेज है, तो वो रेडियो एक्टिव गैसेज लीक हो सकती है एनवायरमेंट में,
और वो एनवायरमेंट को हार्म कर सकती है। तो ये एग्जीक्यूशन चैलेंजेस है। तो हमें एग्जीक्यूट करना भी अच्छे से आना चाहिए कि अगर जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स बनाए हैं कहीं पे, तो उस पावर प्लांट को इतना एग्जीक्यूशन पावर होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूट ऐसे करे कि जो ये गैसेस है वो लीक ना हो। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है इसके जियोथर्मल के। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स आर electrochemical devices that convert the chemical energy of a fuel directly and very efficiently into electricity। फ्यूल सेल्स क्या करते हैं, जो फ्यूल की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। Thus doing away with combustion, मतलब combustion यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको जलाने की जरूरत नहीं है फ्यूल को। ठीक है, फ्यूल को जलाने की जरूरत नहीं है। The most suitable fuel for such cells is hydrogen or a mixture of compounds containing hydrogen। मोस्ट सुटेबल कौन सा फ्यूल है, फ्यूल सेल में हम कौन सा यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हम, ठीक है, और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। फ्यूल सेल्स में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन होएगा, एक इलेक्ट्रोड में होएगा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसको उसकी प्रोसेस से, ठीक है, फिर क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रोकेमिकली यूज करके, उसको रिएक्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकली इट कैन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्यूल सेल में क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होएगा। ठीक है, फिर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं कि फ्यूल सेल कैसे यूज होएगा, मतलब इसमें कैसे, कहां से क्या चल रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं। मतलब ये है कि बस फ्यूल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल सेल्स फॉर ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू व्हीकल्स पावर्ड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स हैव हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड नियर जीरो पॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, अगर हम फ्यूल सेल्स को यूज करेंगे व्हीकल्स में, तो उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब जो उसमें क्या होगा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एमिट करेंगे वो, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। फ्यूल सेल्स को अगर हम यूज करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। नाउ फ्यूल सेल्स फॉर पावर जनरेशन, conventional large scale power plants use non renewable fuels with significant adverse ecological and environmental impacts. Fuel cell systems are excellent candidates for small scale decentralized power generation. Fuel cells have efficiency levels up to 55% as compared to 35% of conventional power plants. अब इसमें क्या करेंगे कि फ्यूल सेल्स को हम यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं। पहले हम पावर किसी, जैसे कोल को यूज करते हैं हम, ठीक है, कोल जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनको यूज करके हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम फ्यूल सेल यूज करें तो क्या होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है और इसकी एफिशिएंसी लेवल कितना है, 55% है एज कम्पेयर टू 35% ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। कन्वेंशनल पावर प्लांट्स का जो एफिशिएंसी लेवल है वो कितना है, 35%, और फ्यूल सेल्स का कितना है, 55%। तो फ्यूल सेल्स आर वेरी एफिशिएंट, हम इनको पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल्स को। ठीक है, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। कंस्ट्रेंट क्या है इसकी, हाई इनिशियल कॉस्ट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द वाइड स्प्रेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ फ्यूल सेल। मतलब जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसको यूज करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, इसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो इसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे। इट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द वाइड स्प्रेड कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, बाकी ये बहुत अच्छे, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 55% इसकी एफिशिएंसी है। जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कोल वगैरह यूज करते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी वो 35% है। लेकिन अगर हम उसी में फ्यूल सेल्स यूज करें तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 55%। पर इसको हम, इस पे कंस्ट्रेंट ये है कि बस इसको इनिशियल जो कॉस्ट है इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको इतना यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड this lecture very well and you'll just revise all this। ठीक है, फिर आपको जब रिवाइज करोगे अच्छे से तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो रिविजन इज द की फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही एग्जाम में आप सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, तो जितना आप पढ़ रहे हो, पढ़ना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करो, मतलब बार बार आप एक ही चीज को रिविजन दे रहे हो। ठीक है, तो रिविजन देने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो कभी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फ्यूल सेल्स को जैसे बहुत बार रिवाइज करोगे, तो रिवाइज करने से क्या होगा, आपको एक इंस्टेंटली आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि हाँ मैंने पढ़ा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। तो इसीलिए रिविजन इज द की, रिवाइज एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू। और हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी।
Thank you.